आइए चलते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का चौथा आम चुनाव, या कहिए कांग्रेस का चौथा लोकसभा चुनाव, और कैसे इंदिरा गांधी कांग्रेस को स्थापित करती हैं और कैसे अपने आप को स्थापित करती हैं। चौथा आम चुनाव आसान आम चुनाव नहीं था, यह बहुत मुश्किल था। किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए। क्यों? क्योंकि ये उनका चुनाव था, उनके नेतृत्व में लड़ रही थी कांग्रेस, और अब तक विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका था। विपक्ष भी एक ताकतवर विपक्ष के तौर पर खड़ा हो चुका था। अब इंदिरा गांधी को बहुत संयम से काम लेना था, बहुत सोच समझ के चलना था, बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना था। अब इंदिरा गांधी उस प्रकार से नहीं चल सकती थी जिस प्रकार से वो पहले चला करती थी। पहले तो वो प्रधानमंत्री की सुपुत्री थी, है ना, और पहले उनके ऊपर पिता का हाथ था। और आपने ये भी जाना कि सिंडिकेट ने उन्हें किस उद्देश्य से प्रधानमंत्री बनाया था। अब उन्हें उन सब चीजों को भी देखना है, समझना है, और अपनी छवि को, अपने आप को एक प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित करना है। ये चुनौती है उनके लिए। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत का चौथा आम चुनाव, कांग्रेस का चौथा आम चुनाव, विपक्ष का चौथा आम चुनाव, विपक्ष ने कैसा प्रदर्शन किया है, इस बात को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया। आपने ये जाना है कि 1952 से लेकर 1962 तक के चुनाव में कांग्रेस का एक तरफा प्रभुत्व था। एक तरफा शब्द यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन 1967 के बाद चीजें बदलना प्रारंभ हो जाती हैं। 1967 का आम चुनाव कांग्रेस के लिए आसान चुनाव नहीं होता, बहुत चुनौतियों भरा चुनाव होता है। विपक्ष अपने पीक पर पहुंच चुका होता है, विपक्ष भी एक दमदार विपक्ष का रूप धारण कर चुका होता है। आगे सुनिएगा, चुनाव का संदर्भ, चुनाव होने से पहले चुनाव का संदर्भ समझ लीजिए कि चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है, चुनाव कैसी परिस्थितियों में हो रहा है, इस चीज को भी बहुत अच्छे से आप जान लीजिए और समझ लीजिए। चलिए पढ़िए। चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी देहवासन हुआ और नए प्रधानमंत्री को पद संभाले हुए अभी पूरे एक साल का भी अरसा अभी नहीं गुजरा था। मतलब इंदिरा गांधी को कुर्सी संभाले सिर्फ 1 साल से भी कम समय हुआ था और उन्हें चुनावी मैदान में उतर जाना पड़ा था। अपनी पार्टी का उन्हें नेतृत्व करना था, उन्हें अपनी पार्टी का नेतृत्व करना था और देश को एक सशक्त सरकार देनी थी। विपक्ष मजबूती से खड़ा था, गैर कांग्रेसवाद का नारा बुलंद था। समाजवाद के सबसे प्रखर नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये नारा बुलंद कर चुके थे गैर कांग्रेसवाद का, और गैर कांग्रेसी दलों को वो एकजुट कर रहे थे। और उस विपक्षी एकता के बीच में इंदिरा गांधी को कांग्रेस की नवैया को खेना था और पार लगाना था, और उन्हें पार लगाना था। समझ में आई बात? इन सब परिस्थितियों को उन्हें ध्यान में रखना था। ये बातें आप जान लीजिए, समझ लीजिए। बहुत मुश्किल वाली दौर था ये इंदिरा गांधी के लिए, आसान दौर नहीं था। ये आसान दौर तो कदापि नहीं था। किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए। अभी अभी उनके कंधों पर देश का नेतृत्व संभालने का क्या मिला था? जिम्मा मिला था। अब उन्हें अपनी पार्टी का नेतृत्व करना था चुनाव में, और परिस्थितियां विकट थी, आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां और
वैश्विक परिस्थितियां सब विकट थी, सब विपरीत थी, सब विपरीत थी। देश आर्थिक तौर पर बहुत डामाडोल हो चुका था, दो दो युद्ध लड़ चुका था और मॉनसून गायब था, जिसके कारण खाद्यान्न संकट अपने चरम पर था और दुनिया में जो खाड़ी देश थे वहां युद्ध चल रहा था इजराइल के साथ। तो परिस्थितियां विकट थी। इन परिस्थितियों में उन्हें अपनी पार्टी का नेतृत्व करना था। आगे सुनिएगा। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। किसे? इंदिरा गांधी को। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। अंडरलाइन कर लेना ये बातें। देश आर्थिक संकट में था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही साथ सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई थी। ये सारी चुनौतियां भारत के सामने मुंह बाए खड़ी थी और इन चुनौतियों के बीच में इंदिरा गांधी को देश और अपने दल का नेतृत्व करना था और चुनाव लड़ना था। चुनाव मुंह बाए खड़ा था। विपक्ष विकराल रूप धारण करके कांग्रेस के खिलाफ खड़ा था। भाई विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है सरकार की गलतियां गिनवाना। और आज अगर विपक्ष सरकार की गलतियां गिनवा देता है तो विपक्ष क्या बन जाता है? देशद्रोही। दिस इज नॉट गुड। ये सही नहीं है। आप एक पार्टी हैं, आप देश नहीं है। और जिस पार्टी को आप देशद्रोही का टैग दे रहे हैं ना, उसने देश बनाया है। आप भूल जाते हैं इस बात को। और जब देश बन रहा था तो आपकी कोई भूमिका भी नहीं थी। तो जिसने देश बनाया वो देशद्रोही तो नहीं हो सकता। इतना तो हम भी जानते हैं, हमने भी इतना पढ़ा है ना। ठीक है, आपकी विचारधारा उनकी विचारधारा में अंतर है, विभेद है। आपका घर चलाने का तरीका अलग है, उनका घर चलाने का तरीका अलग है। लेकिन देशद्रोही, घर तोड़ने वाला, यह कहना सरासर अनुचित है मेरे दृष्टिकोण में। आपका अपना विवेक, आप कुछ भी समझ सकते हैं, आप पर छोड़ता हूं मैं। तो इन विकट परिस्थितियों में इंदिरा गांधी को देश की कुर्सी मिलती है और फिर चुनाव लड़ना है और विपक्ष भी एकजुट हो चुका है। और इन सब चुनौतियों के बीच में इंदिरा गांधी मैदान में उतरी हैं। सिंडिकेट उनके पीछे खड़ा है। सिंडिकेट ने उन्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाया आप सब बखूबी जानती हैं। नियोजित और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लगाना पड़ा। इस सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूलन करना। अवमूलन का मतलब पैसे की कीमत को गिराना। किसके मुकाबले में? डॉलर के मुकाबले में, जिससे कि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके देश में। समझ में आ गई बात? भाई आप मेरे देश में निवेश तभी करेंगे ना जब आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट तब होगा जब मेरे करेंसी की वैल्यू आपकी करेंसी की वैल्यू से कम हो। तभी तो आपको बेनिफिट होगा ना, तभी तो आप कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कर पाएंगे। यही है ना अर्थशास्त्र, है ना, इसी कहते हैं। चल मैं पढ़ा थोड़ा सा, पढ़ा रखा है थोड़ा सा, ठीक है। माना गया कि रुपए का अवमूलन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपए थी, जो अब बढ़कर 7 रुपए हो गई। आज 7 से 85-87 रुपए हो चुकी है। 87 रुपए। और 2024 में ये 56 के करीब था, 56-57 के करीब था। तो देखो हमारा पैसा कितना गिर चुका है। क्यों नहीं है? 76 था। किसके टाइम? 2014 में? 24 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 14 की बात कर रहा हूं। मैंने 14 बोला था। अच्छा सॉरी, ठीक है। 56 था, 14 में 56 था। तब मोदी जी छाती चीर के कहते थे कि हमारा देश लुट रहा है, और आज 86 कर दिए हैं तब भी नहीं लुट रहा है।
दिस इज द स्थिति। हाँ तो ये यही वाली बात, यही वाली किसने, अरे अरे ना 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 ना, चलो। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, ना कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जन विरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण किया। यहीं से आप चल रहे हैं आपातकाल की पृष्ठभूमि को समझते चलिए कि देश में इन परिस्थितियों ने किस प्रकार से आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी को मौका दिया। इन्हीं परिस्थितियों का हवाला लेकर वो चीज करेंगी। तो देश में जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि देश में बेरोजगारी है, वैसे ही इंदिरा गांधी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि देश में बेरोजगारी थी। देश आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, ये मानने को वो तैयार ही नहीं थी। वो ये मान रही थी कि ये तो प्रशासनिक कमी है, प्रशासनिक गलतियों के कारण ये विरोध ये सब हो रहा है। वो ये नहीं देख रही थी कि जनता आर्थिक तौर पर बहुत कंगाल हो चुकी थी और उसे आर्थिक बूस्ट चाहिए था, उसे इकोनॉमिक बूस्ट चाहिए था। समझ में आई बात? उसे इकोनॉमिक बूस्ट चाहिए था जिससे कि वो आगे निकल सके, आगे बढ़ सके। समझ में आया कि अभी भी भेजे में कम गया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। समझ में आई बात? साम्यवादी दल और समाजवादी पार्टियों ने देश में समानता के लिए एक अलग ही मुहिम प्रारंभ कर दी। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। मतलब इस दल ने भारत के किसानों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया, मतलब प्रोत्साहित किया कि हथियार उठाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो। किसने? इस दल ने, मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इस दल ने भारत के गरीब किसानों को उकसाया कि हथियार उठाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो। समझ में आई बात? साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। तो आप इन सब चीजों को समझ लीजिए। यह थी उस समय की स्थिति, परिस्थिति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सारी स्थितियों को आपने समझ लिया। अब आते हैं गैर कांग्रेसवाद पर। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया है? राम मनोहर लोहिया। समझ में आई बात? जिनका यहीं बगल में जिनके नाम पर अस्पताल है। क्या है? अस्पताल, अस्पताल नहीं ना, अस्पताल, चिकित्सालय है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। गैर कांग्रेसवाद क्या है और इसने किस प्रकार से कांग्रेस की नींद उड़ाई थी? कब? 1967 में। और कैसे बहुत से राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था, ऐसे बाहर किया था। उस समय का ये मानचित्र है और आप सबने देखा भी होगा पढ़ाते वक्त, पढ़ते वक्त, कभी कभी, है ना? तो आप ये देख रहे होंगे कि दिल्ली से लेकर हावड़ा तक जो रेल जाएगी वो बिना कांग्रेस शासन वाले राज्यों से होकर जाएगी, है ना? दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा? आंखों में मोतियाबिंद तो नहीं हुआ किसी के?